बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि ईरान में खराब हो रहे हैं, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों के साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका जो है वो लगातार आग में घी डालने का काम कर रहा है, प्रदर्शनकारियों को भड़काने का काम कर रहा है, आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ करने का काम कर रहा है। और इस बीच गल्फ कंट्रीज का क्या हाल है? सवाल यही कि क्या गल्फ इस वक्त, क्या मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है? और बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी अमेरिका की ओर से अपनाई जा रही है जो वेनेजुएला के ऊपर अपनाई गई थी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सर बैठे हैं। सर, आपका पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है। हमें समझाइए कि क्या मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर स्थिति इस तरीके की उत्पन्न हो जिसमें अमेरिका हमला कर दे ईरान के ऊपर और अमेरिका और ईरान ने वैसे भी धमकी दे रखी है, तो बिल्कुल आप कह सकती हैं कि मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिकन बेसिस पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। अमेरिकन एलाइज मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा है और उधर इजराइल ईरान का नंबर 1 एनिमी है। और ईरान कोई कमज़ोर नहीं है। ईरान की सैन्य ताकत काफ़ी मजबूत है। सैन्य लिहाज से उसके मिसाइल और ड्रोन क्षमता काफ़ी ज़बरदस्त है। और उसी के चलते ये खौफ भी है लोगों में, स्पेशली अमेरिकनों और इजरायलियों में, कि अगर ये युद्ध छिड़ता है तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा और उसके क्या फॉल आउट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर इस समय बैठा है। अब्राहम लिंकन को सर मूव किया जा रहा है और कह रहे हैं कि जैसे वेनेजुएला के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, वैसे ही ईरान के खिलाफ भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। क्या लग रहा है, ये स्ट्रेटेजी वाकई वैसी है? क्या ये सक्सेसफुल होगी? और निकोलस मादुरो जैसा ही क्या हाल आयतुल्लाह खमेनी करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? बिल्कुल नहीं कर रहा है और ना कर पाएगा वो। हाँ। ईरान के अंदर जाकर और आयतुल्लाह खमेनी को वहां से निकाल के लाना कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल अमेरिका के पास काबिलियत जरूर है। हाँ। लेकिन उसका इस पूरे कार्रवाई में बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। तो क्या अमेरिका उस नुकसान को झेलने के लिए तैयार है? सवाल बहुत बड़ा है। जहां तक अमेरिकी नौसेना बेड़े का जमावड़े की बात हो रही है, इब्राहिम लिंकन साउथ चाइना सी और पैसिफिक साइड से आ रहा है। उसके अलावा मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी बिल्डअप हो रहा है और बहुत बड़ा बेड़ा जो है खड़ा होगा मेडिटेरेनियन के अंदर भी और आपके पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी, इंडियन ओशन के अंदर भी। और अगर ये युद्ध जैसी स्थिति बनती है और अमेरिका ये फाइनल कर लेता है कि अब हमें ईरान के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो ये कार्रवाई समुद्र के रास्ते ही होगी। लेकिन सवाल तो ये है कि अमेरिका क्या ये कार्रवाई करने का जोखिम उठाएगा? हम जोखिम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच रही है अमेरिका की। वो रसद सामग्री, हथियार, पैसे सब कुछ मुहैया कराता है, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत कम उतारते हुए देखा गया है। मुझे लगता है अफगानिस्तान के अलावा शायद उतारा भी नहीं होंगे, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। ऐसे में क्या ईरान पर हमला अमेरिका करेगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, ईरान के ऊपर हमला तो वो करेगा और वो कब करेगा ये कह नहीं सकते। ईरान के जिस तरीके से हालात हैं वो अमेरिका को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो ईरानियन सरकार के ऊपर हमला करे। तो वो उसको डिस्टिंक्शन रखनी पड़ेगी, ईरान की पब्लिक और ईरान के जो शासक हैं। किसी भी हालत में वहां की पब्लिक को ये नहीं लगना चाहिए कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। लोगों को लगना चाहिए कि ईरान के ऊपर हमला नहीं, आयतुल्लाह खमेनी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऊपर हमला किया है। तो क्या इतनी सटीक लड़ाई के लिए अभी अमेरिका तैयार है? जवाब है नहीं, क्योंकि अभी अमेरिका ने इस तरीके की स्थिति के बारे में सोचा ही नहीं था। और इस पैमाने पर अगर आपने तैयारी करनी है तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। संक्षेप में अगर बोला जाए तो वेनेजुएला के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है, इसको अंजाम देने के लिए अमेरिका को कितने सारे महीनों की तैयारी करनी पड़ी थी। ट्रू। अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर बमबारी करी, ठीक उसी के बाद से वेनेजुएला की तरफ उसने निगाहें गड़ा दी थी। तो उसको कितने सारे महीने लगे, और जबकि वेनेजुएला से इतना खतरा भी नहीं था। ईरान से तो बहुत बड़ा खतरा है, पूरे मिडिल ईस्ट को खतरा है, पूरी वेस्टर्न पावर्स को खतरा है, क्योंकि ईरान का डायोस्फेरा पूरी तरह फैला हुआ है। तो अगर आप ईरान के ऊपर हमला करें और ईरान के आयतुल्लाह को क्योंकि बहुत रेवर करते हैं शिया कम्युनिटी खास तौर से, तो बहुत आसानी से वो गैल्वनाइज भी हो जाएगी, लामबंद भी हो जाएगी
और आतंकवाद जैसी सिचुएशन जो है अमेरिका से लेके ब्रिटेन और जर्मनी होते हुए और काफ़ी बड़े इलाके में ये समस्या जो है फैल सकती है। और ये सेटबैक जो है वो अमेरिका झेलने को तैयार नहीं है, सही कह रहे हैं हम। लेकिन अगर हम बात करें ईरान की, जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बहुत ही क्लियरली इसको क्लियर कट डिफरेंशिएट करके बताया, अमेरिका चाहता है कि ईरान की पब्लिक को ये लगे कि ईरान पर अटैक नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ आयतुल्लाह खमनेई पर हुआ है अटैक। ये जो एहसास दिलाना है, क्या एक टूल की तरह रजा पहलवी को अमेरिका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है ये नैरेटिव सेट करने को लेकर? रजा पहलवी एक इंपॉर्टेंट शख्स है, लेकिन क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो पूरे ईरान का समर्थन लेकर और आयतुल्लाह के सामने खड़ा हो जाए? इसका जवाब है नहीं। और ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही दिया, कल ही दिया। जब एक पत्रकार ने उनसे यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि रजा पहलवी नेक इंसान जरूर हो सकते हैं, अच्छे इंसान जरूर हैं, लेकिन उनमें वो क्षमता नहीं कि वो ईरान को लीड कर सके। ईरान के अंदर कोई ऐसा ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है जिसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो ईरान के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है अमेरिकन को, इजरायलीज को और मिडिल ईस्ट की जो सुन्नी पावर्स हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया और यूएई को, कि आयतुल्लाह को हटाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हट जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कौन आएगा ईरान में, और ये कौन आएगा ईरान में, इसका जवाब तलाश रहे हैं। इसमें समय लगेगा और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा ईरान के ऊपर हमला भी नहीं होगा, क्योंकि आपने आयतुल्लाह को हटा दिया, एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वो पावर वैक्यूम फिर कौन भरेगा? क्या ईरान के अंदर एक गृह युद्ध हो जाएगा? क्या होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं। और अगर गृह युद्ध होता है तो उसका फॉल आउट कहाँ होगा? मिडिल ईस्ट के अंदर होगा, जाहिर सी बात है, बहुत बड़े पैमाने पर बाकी देशों पे होगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट में है, इजरायली इंटरेस्ट में है कि ईरान से रशियन और चाइनीज इन्फ्लुएंस हटाया जाए, क्योंकि सीरिया के अंदर भी ये इन्फ्लुएंस था। बड़े तरीके से टर्की की मदद से ये इन्फ्लुएंस को हटा दिया गया और अब प्रो अमेरिकन सरकार सीरिया में पाई जाती है। इराक के अंदर प्रो अमेरिकी सरकार है। ईरान के अंदर अभी प्रो अमेरिकी सरकार नहीं, एंटी अमेरिका एंटी इजराइल सरकार है। तो उनके कैलकुलस में और उनकी इंपॉर्टेंस वाली लिस्ट के अंदर बहुत टॉप पर आता है ईरान, जहां पर यह तख्ता पलट होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा इसके ऊपर किसी को क्लैरिटी नहीं है। शायद यह भी एक कारण है कि ईरान के ऊपर अभी हमला नहीं हुआ है और काफी समय तक शायद हमला नहीं भी होगा। यानी कि क्या इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अमेरिका अटैक तो करना चाहता है, बार बार बातें भी कर रहा है, गीदड़ भपकी भी दे रहा है, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि कब, क्या, कैसे, क्यों? ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है। बदली कौन करेगा? अगर आपने पावर वैक्यूम छोड़ दिया, जैसे आपने इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद में एक पावर वैक्यूम खड़ा कर दिया, तो क्या हुआ? आइसिस जैसी ताकतें खड़ी हो गई। सीरिया के अंदर पावर वैक्यूम हुआ जब असद की सरकार कमजोर हो गई, तो आइसिस ने वो वैक्यूम को कवर कर लिया और उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। कितने सालों तक ये आइसिस के साथ जंग चली और अभी भी चल रही है। हाल ही में अमेरिकन सर्विसमैन को टारगेट किया गया है। अमेरिका ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने आइसिस के ठिकानों पर अभी कुछ ही दिन पहले वहां पर बमबारी करी है सीरिया में। तो क्या इस तरीके की स्थिति चाहता है अमेरिका? ऑब्वियसली नॉट। और मिडिल ईस्ट भी नहीं चाहता कि इस तरीके की अस्थिरता ईरान के अंदर हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिकन पावर्स को और इजरायलीज को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमला तो कर देंगे, आयतुल्लाह खुमैनी को भी हटा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? तो इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। इतना आसान है क्या आयतुल्लाह खमनेई को हटाना, जिस तरह की उनकी दुनिया भर में फॉलोअरशिप है? स्पेशली अगर इस सिचुएशन की बात करें तो अब की बार कुछ अलग हालात दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरब आपने जिक्र किया, यूएई की बात करें, वो खुलकर अमेरिका के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, जबकि वो अमेरिका के अलाइज हैं। देखिए, सबको डर लगा हुआ है कि बाद में क्या होगा। और आयतुल्लाह खुमैनी को हटाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अमेरिका के पास में जो टेक्निकल पावर है, जो मिलिट्री पावर है, बहुत जबरदस्त है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और बाएं हाथ का खेल है वो कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन फिर वही बात होती है कि बाद में क्या? अफगानिस्तान में पूरी तालिबान की सरकार हटा दी, ओसामा बिन लादेन खत्म कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एंड में क्या हुआ?
एंड स्टेट भी देखनी पड़ेगी, एंड में क्या हुआ। तो क्या आपको वो एंड स्टेट आपको अपने पक्ष में नजर आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो क्या ये हमला इस समय करना उचित रहेगा या इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा? तो ये सवाल है, और ये सवाल पे गौर करते हुए इजराइल ने अमेरिका को कहा है कि ईरान के ऊपर अभी हमला करने का सही वक्त नहीं आया है। अगर अमेरिका कतर से अपनी फोर्सेस वापस बुलाता है, जो सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में बेस है, अमेरिका का मिलिट्री बेस है, क्या इसे हम अमेरिका की इनसिक्योरिटी समझें, अमेरिका का डर समझें, या कुछ और समझा जाए? नहीं, अमेरिका की वल्नरेबिलिटी है। मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे ठिकानों पर अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं, और ईरान के पास में ड्रोन कैपेबिलिटी बहुत पुख्ता है, ईरान के पास में मिसाइल कैपेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, और इतनी काबिलियत ईरान रखता है कि अगर स्थिति बिगड़ती है, हालात खराब होते हैं, तो अमेरिकन ठिकानों को वो टारगेट कर सकता है और अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये वल्नरेबिलिटी अमेरिका की बिल्कुल मौजूद है, और ये भी एक फैक्टर है जो अमेरिकन मिलिट्री प्लानर्स को परेशान जरूर कर रहा होगा। एक छोटा सा सवाल ये कि अमेरिका को आयतुल्ला खमेनी चुभ रहे हैं या ईरान चुभ रहा है? आयतुल्ला खुमैनी चुप रहे हैं, क्योंकि आयतुल्ला खुमैनी 1979 में रेवोल्यूशन लेके आए। आयतुल्ला खुमैनी के रेवोल्यूशनरीज ने अमेरिकी बंधक बना के रखे, 144 दिन तक वो बंधक रहे। अमेरिकनों ने डेल्टा फोर्स जैसी स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करके उनको छुड़ाने की कोशिश करी, वो ऑपरेशन विफल हुआ, उनके हेलीकॉप्टर मार गिराए गए, उनके सैनिकों को मार दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। प्रो अमेरिकन रजीम शाह की उखाड़ फेंक दी गई, और बहुत बड़ा जो स्ट्रेटेजिक भूभाग था, जो अमेरिका का पक्षधर था, वो खिसक गया और वो रशिया और चाइना के खेमे में जाके खड़ा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी हार है, और इस हार को तब्दील करना, अपने पक्ष में ये पूरी सिचुएशन को वापस लाने का ये समय अमेरिका को बहुत ही पर्याप्त लग रहा है, क्योंकि इंटरनल डिसेंट ईरान के अंदर है, और वो चाहता है कि इसका फायदा उठाया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसका फायदा तो उठा लेगा, सत्ता खत्म जरूर कर देगा, आयतुल्ला खुमैनी को भी खत्म कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? यानी कि सालों पुराना ये जख्म है अमेरिका का, जो वो अब उसका बदला लेना चाह रहा है, उसकी भरपाई करना चाह रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी, एक बार पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। पाकिस्तान का जिक्र करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। 30% पॉपुलेशन शियाओं की है जो खुलकर आयतुल्ला खमेनी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के रिलेशंस भी इस बीच आपने देखा, आसिम मुनीर बार बार जाकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस ईरान के खिलाफ अमेरिका यूज करेगा? अगर प्रेशर बनाता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि तुरंत अमेरिका की सारी मांगें मांग लेगा। ये हमने अफगानिस्तान के ऊपर जब इंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च जब किया था, वॉर ऑन टेरर जब लॉन्च करी थी, तो मुशर्रफ ने एकदम से यू टर्न किया था और पाकिस्तान के सारे दरवाजे खोल दिए थे, और तालिबान को टारगेट करने में पूरा मददगार साबित हुआ था पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बोरोड इकोनॉमी है, उसके पास अपना कोई ऐसा वसाइल नहीं है, उसके पास अपनी कोई ऐसी टैलेंट नहीं है कि उसकी इकोनॉमी चल पाए। वो अमेरिका के बोरोड डॉलर से चलता है। तो अफगानिस्तान की सिचुएशन के बाद अब डॉलर आना बंद हो गए हैं। ईरान को वो अपना एटीएम के तौर पर जरूर भुनाएगा, क्योंकि उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसका जरूर फायदा उठाते हुए अपने उस सिचुएशन को एनकैश करेगा। और मेरे को कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस और भी कोई मदद अगर चाहिए होगी अमेरिका को, तो वो पूरी तरह फराहम करेगा। छोटा सा सवाल ये कि इंडिया के लिए ये जो वॉर है, आयतुल्ला खमेनी का ईरान में रहना फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा है? इंडिया के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो भारत के पक्ष में ईरान की मौजूदा रेजीम है। जब शाह ऑफ ईरान, जब बादशाह थे ईरान के, तो भारत के बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। 1971 के युद्ध में शाह ऑफ ईरान ने पाकिस्तान की मदद करी थी, और कश्मीर के ऊपर भी उसका मौकिफ जो था वो एंटी इंडिया था। अगर
आयतुल्ला खमेनी की बात करें तो भारत के पक्ष में रहा है ईरान हमेशा। सैंक्शंस के बाद मजबूरियां बढ़ी हैं, अदरवाइज हमारा ट्रेड बहुत बेहतर चला है ईरान के साथ में। बासमती राइस का सबसे बड़ा इंपोर्टर ईरान है, भारत के बासमती राइस का। और जियो स्ट्रेटेजिकली ईरान से बहुत अहम कॉरिडोर्स गुजरते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो ईस्टर्न यूरोप, रशिया, कैस्पियन सागर के इलाके से होते हुए ईरान और फिर पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के रास्ते भारत पहुंचता है। 7,200 किलोमीटर का वो रास्ता जो सत्ता परिवर्तन के बाद बंद होने का अंदेशा है, जिसका खामियाजा भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर भी पड़ेगा। और छाबहार पोर्ट और वहां से रोड और रेल लिंक जो आगे ईस्टर्न सेंट्रल एशिया में जाएंगे वो भी ठप हो जाएंगे। तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर एज एन इंडियन अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए आयतुल्ला खमेनी की सरकार हमारे पक्ष में है और हमारे फायदेमंद में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऐसे हमें समय देते रहेंगे, एनलाइटन करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।